तो लास्ट क्लास जो तुम्हारी अपनी ख़त्म हुई थी उसमें सेक्शन 28 करवा दिया था, यही था ना। देखिए सेक्शन 28 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसमें हमने ये देखा था कि एक पार्टनर जो कि पार्टनर है नहीं लेकिन अपने आप को प्रिटेंड ऐसे करता है कि वो पार्टनर है, तो ऐसे केस में हमने सारी उसकी लायबिलिटी और तमाम सब चीज़ें देख ली थी। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे और टॉपिक आएगा, बताओ ज़रा क्या आएगा। तो आएगा सेक्शन 29, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। देखिए ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, कोई पार्टनर है एक, ये पार्टनर अपने अधिकार अपने राइट्स ट्रांसफ़र करना चाह रहा है दूसरे पर्सन को, ठीक है। ये तो पार्टनर है, अपने राइट्स दे रहा है किसको, दूसरे पर्सन को, जिसे कहा जाता है ट्रांसफरी। अच्छा पार्टनर को क्या कहेंगे ऐसे केस में, नहीं पता, पार्टनर को कहेंगे ट्रांसफरर। पार्टनर हो गया ट्रांसफरर, पार्टनर अपने राइट्स दूसरे पर्सन को देना चाह रहा है, तो दूसरा पर्सन कहलाता है ट्रांसफरी। हाँ दूसरा पार्टनर हो सकता है, वो दूसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, बस ये है कि जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सबके कंसेंट से होता है फिर, ठीक है। तो अपने राइट में दूसरे पार्टनर को पूछ के देगा। हाँ कंपनी नहीं है ना कि कभी भी कोई भी किसी को भी अपने राइट्स दे दे। ए शेयर इन अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जो शेयर है इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टियों की तरह अगर पार्टनरशिप में शेयर भी ट्रांसफरेबल है, एक तो यही मुद्दा है ना कि शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल है कि नहीं है, तो बात ये कि अगर बाकी प्रॉपर्टीज़ की तरह शेयर भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफरेबल है, तो बट एज द पार्टनरशिप रिलेशनशिप पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप जो है वो इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है, बट एज द पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। जो रिलेशनशिप है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में जो रिलेशन है वो म्यूचुअल कंसेंट है, आपस में बातचीत करके और सारे पार्टनरों के साथ बातचीत करके तब ये सहमति आ रही हो, देन
द असाइनी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, असाइनी क्या होता है? जो असाइन करता है ड्यूटी, ये सारी चीज़ें बताता है। इन द असाइनी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, mortgage or otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the ओरिजिनल पार्टनर। तो जो असाइनी है, जिसको बताया गया है कि अब तुम्हें सारे राइट्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन के पास राइट्स तो आ गए, लेकिन वो सारे राइट्स नहीं आएंगे, वो सारे राइट्स नहीं आएंगे जो ओरिजिनल पार्टनर के पास मौजूद थे। क्यों क्यों? ट्रांसफ़र किए गए हैं शेयर, मतलब शेयर, पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जो है पार्टनर, ये इसको राइट्स दे रहे हैं ना, अपना राइट है तो ट्रांसफ़र कर रहा है। सारे राइट्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कुछ राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मानते हैं, लेकिन सारे राइट्स नहीं होंगे, है ना। सेल का राइट, मॉर्गेज का राइट और छोटे मोटे कामों का राइट, सब ये तो राइट पहुंच रहा है, लेकिन कैन नॉट एन्जॉय द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द ओरिजिनल पार्टनर। ओरिजिनल पार्टनर की तरह बाकी सारे राइट्स, वो सारे फ़ायदे नहीं अपना पाएगा। अब यहीं से देखा जाए कि एक ट्रांसफरी के पास क्या क्या अधिकार हैं। The rights of a transferee are as follows. पहला जो इसके पास अधिकार है, ड्यूरिंग द continuance of partnership such transferee is not entitled तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ हम सीधे सीधे नॉट की बात कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली राइट्स तो बहुत सारे मिलेंगे, जो जो नहीं मिल रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके अलावा बाकी सारे राइट उसके हैं ही। तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप सच ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर पॉइंट नंबर ए to interfere with the conduct of the business। बिजनेस के कंडक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
उसको अधिकार दिया है, वो पार्टनर नहीं बनाया उसको ना, अधिकार दिया है कि तुम्हारे पास ये काम करने का अधिकार है, तुम बिजनेस में टांग नहीं अड़ा सकते। क्लियर? दूसरी बात, टू रिक्वायर अकाउंट्स नहीं मांग सकते तुम। रिकॉर्ड तो सर कोई भी मांग लेता, शेयर होल्डर भी मांग लेता। तो शेयर होल्डर तो मालिक ही है, ये नहीं है ये कहाँ है मालिक, ये तो राइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना यहाँ, तो इसको पार्टनर थोड़ी है ये। और तीसरी बात, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म की बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो बात ऐसी है कि ये अगर इंटाइटल्ड नहीं है तो वो इंटाइटल है किस चीज़ के लिए फिर? छोटे वाले को बिजली कंपनी। तो वो किसके लिए इंटाइटल है? तो देखो, ही इज ओनली इंटाइटल्ड to receive the share of profits of the ट्रांसफरिंग पार्टनर, जिस पार्टनर ने उसे अपना अधिकार दिया है, उस पार्टनर का जो हिस्सा प्रॉफिट का बनता है वो प्रॉफिट रिसीव करने का अधिकार तो है। एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट the profits as agreed to by the partners. That is, he cannot challenge the accounts. अब देखो यहाँ पे यही बात बोली कि पार्टनर जो भी, मतलब बाकी सारे पार्टनर जितना प्रॉफिट बताएंगे उतना ही प्रॉफिट लेने का उसका अपना अधिकार है। यानी वो अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता कि ये नहीं कह सकता कि तुमने अकाउंट में गड़बड़ी कर रखी है, तुम मुझे जानबूझ के प्रॉफिट कम दे रहे हो, ये है वो है, इस तरह की वो कोई बात बोल ही नहीं सकता। पार्टनर लोग उसको जितना दे देंगे, लो भाई तुम्हारे पास सी का अधिकार है, तो सी का हिस्सा इतना बना, ये तुम ले लो, है ना। वो मरे हुए जीत का लंगोटिया यार, हैं, जितना दिया उतना रख लो। उसमें डायलॉग कुछ पहले ऐसा बोला था ना, हाँ, लंगोटिया जीत का मरा हुआ यार। उठा लो। किसका है? फालतू का है? फालतू लोग भी फ़ोन करते हैं। अच्छा, तो पहला पॉइंट हो गया है ना कि किन अधिकारों के लिए वो एंटाइटल नहीं है, तो वो हमने देख लिया। तो किन के लिए था वो समझ में आ ही गया होगा, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंटाइटल है बस। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि अगर डिज़ोल्विंग की बात करेंगे, नंबर 2, on the dissolution of the firm or हेलो on the अरे फोन कर रहे हैं आंटी retirement of the transferring partner, the transferee will be entitled against the remaining partners. फर्म डिज़ोल्व हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए उस पार्टनर का जिसने इस पर्सन को अपने राइट्स ट्रांसफ़र किए थे। तो ऐसे में क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार रहेंगे ट्रांसफर के? कनेक्शन समझ में आ रहा है? वो पार्टनर जिसने अपने अधिकार ट्रांसफरी को दिए हैं वो पार्टनर ही रिटायर हो जाए अगर, तो ट्रांसफरी के पास क्या अधिकार रहेगा? तो क्या क्या अधिकार है देखे जरा, कुछ तो जाने पहचाने ही लगेंगे तुम्हें। पहला अधिकार है टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म के, क्योंकि डिज़ोल्व हो रहा है तो एसेट्स भी ख़त्म हो रहे हैं, तो उन एसेट्स में ट्रांसफरिंग पार्टनर के जो भी जितना पार्ट शेयर होगा वो सारा ट्रांसफरी को मिलेगा। एसेट्स ऑफ द फर्म टू विच द transferring partner was entitled, ठीक है। एंड, और जो दूसरा अधिकार है, दूसरा अधिकार मतलब एक तो ये है ही और एंड लगाए मतलब साथ ही साथ, दूसरा अधिकार for the purpose of ascertaining the share, he is entitled to an account as from the date of the dissolution। यहाँ पर वो अकाउंट को असरटेन कर सकता है। अकाउंट असरटेन करने का मतलब जो भी शेयर उसको दिए जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग द शेयर, जो उसे शेयर दिया जा रहा है उसकी वैल्यूएशन करने के लिए ही इज़ एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब जो भी उसको शेयर मिलना है, हो सकता है उसे ना दिया गया हो, उसका नाम पे बन तो गया लेकिन हो सकता है उसे ना मिल रहा हो, तो वो अपने नाम पे एक अकाउंट ओपन करवा सकता है पार्टनरों के बीच। हाँ, वो एक अकाउंट क्या करवा सकता है, अपने नाम पे रखवा सकता है डिसोल्यूशन के डेट के बाद से। जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ है
उसके बाद से वो अपने नाम पे अकाउंट चलवा सकता है। जितनी पेमेंट मिल रही है उतनी पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी, बाकी का उधार चलता रहेगा। जैसे वो लोन वाला नहीं होता है, पार्टनर रिटायर हो गया, पेमेंट नहीं मिली तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं, इसी तरह से ट्रांसफरी के नाम पे एक अकाउंट बन जाएगा। तो कह रहेगा कि भाई मेरा हिसाब किताब तुमने अभी किया तो है नहीं, तो मेरे नाम पे अकाउंट खोल दो। रिजोल्यूशन होने के बाद भी और जैसे जैसे पेमेंट चलती जाएगी उसमें वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। अब बात ये है कि ये तो राइट्स तो ठीक है दे दिए, लेकिन कब देंगे, ये भी कंसेंट के साथ ही देंगे। विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ये काम नहीं हो सकता। कोई पर्सन अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई मैं जो इस पार्टनरशिप में हूँ, इस फर्म में पार्टनर हूँ, तो मेरी जगह तुम आ जाओ और मैं चलता बनता हूँ, मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाह रहा। तो ये भी ऐसा अपनी मर्जी से नहीं सोचा और हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी सारे पार्टनरों के साथ बैठ के मशवरा करना पड़ेगा एंड देन ये काम होगा। अक्टूबर तक। देखिए अगला सेक्शन 30, सेक्शन नंबर 30 पोजीशन ऑफ माइनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब एक ये तो शायद तुम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, है ना। एक माइनर का क्या पोजीशन है। इसमें देखो आपने बता देना, ये है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसमें हमने क्या लिखा 239 to 266, इनका डिफरेंस 27 है। हम तो 30 तक आ गए। तो सिर्फ वही हिस्सा नहीं रखा है, उसमें और बढ़ाया भी तो है बीच बीच कितना बढ़ में। गया वैसे भी, 27 से 3 ज़्यादा हो गया। अरे बीच बीच में और बढ़े भी तो हैं जगह जगह। कितने टोटल वैसे इसमें? 42। देखो आज ही खत्म हो गया। 38 से लेके 38 ना, हाँ 38 से लेके आज खत्म करता हूँ बैठ 38 लिख दिया है, 58 लिख दिया है, 39 से लेके 57 तक आ गए। देखते हैं। ए माइनर कैन नॉट बी पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, दैट इज ए फर्म कैन नॉट बी स्टार्टेड with minor as partner। ठीक है। सेक्शन 30, कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। डन। खत्म कर दो 12 के 12। जैसे
कितने बाकी हैं आपके पेजेस 34 है ना, बता रहे थे 34 बोलेगा आपने सर, रुक जाओ। बाकी वाला बचे ना, इसमें डिफरेंस है तभी से ऐसा घुमा देना। सबसे ज़्यादा सेल्स बहुत इजी था ये रखता है उन्होंने स्पेशल बंदा इंस्ट्रक्शन को कौन करता होगा, कौन करते हैं प्रोग्राम, वो कौन है इंस्ट्रक्शन ऑफ कंपेयर, इधर से 2 यूनिट पढ़ा है दो इंस्ट्रक्शन ऑफ कंडीशन, सेक्शन 7 क्या है, 7 मैंने कहा था कि सेक्शन 7 आपको याद नहीं आया यार इसका याद नहीं दूसरी बात, ए माइनर कैन एडमिटेड to the benefit of partnership with the consent of all partners. देखो ये सारी बातें पुरानी हैं कि एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता फर्म में, और अगर वो पार्टनर बनता भी है तो सभी पार्टनरों का कंसेंट चाहिए। इसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ड्यूरिंग माइनॉरिटी। वही प्रॉपर्टी तक लाएगी। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ड्यूरिंग माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के दौरान, यानी जब वो माइनर है पार्टनर, उस वक्त अगर उसे पार्टनरशिप में रख ही दिया जाए तो उसके पास क्या अधिकार हैं और उसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो पहली बात, ए माइनर कैन inspect books of accounts and ledgers, but he cannot inspect other confidential books. माइनर कर सकता है बुक इंसर्ट क्या चाहता कोई ना करे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, लेजर्स हैं, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बुक है, गोपनीय, जो कंपनी के बारे में बहुत कुछ लिखा हो, कंपनी नहीं, फर्म के बारे में कुछ ज़रूरी ऐसी बातें जो गुप्त रहें तो ठीक है, जो सिर्फ पार्टनर ही आपस में शेयर करते हैं, देख सकते हैं, मेजर पार्टनर, तो उनके लिए माइनर नहीं है।
माइनर उसमें वो टांग नहीं अड़ा सकता। ए माइनर कैन ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी ले सकता है माइनर चाहे तो। भाई सीधी बात है, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, उसके पास अधिकार है। ठीक है। अगली बात, ही कैन नॉट sue he cannot sue firm for accounts ड्यूरिंग माइनॉरिटी के दौरान वो फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता। However, on severing his relationship with the firm, he can sue partner or firm for accounts। देखो, एक पार्टनर फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो चाहता है कि वो अपना रिलेशन सेवर करे, सेवर मतलब अलग करना चाहता है, अपने आप को पार्टनरशिप से अलग करना चाहता है, अगर तब वो फर्म के ऊपर या पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है, माइनर। ठीक है। अदरवाइज तो एक माइनर जो है केस नहीं कर सकता। आगे, ए माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। एक माइनर पर्सनली तो लायबल होता ही नहीं है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी बताया। बट हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड up to the extent of his share in firm's assets। तो एक माइनर पर्सनली तो लायबल नहीं है, लेकिन जितना एसेट्स उसका अपने फर्म में है उतने के लिए वो लायबल है। तो सिर्फ एसेट्स को बेचकर लायबिलिटी चुकाई जा सकती है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो राइट्स हो गए, मतलब जो अपना माइनॉरिटी से पहले की बात है। अब माइनॉरिटी के बाद की बात देखें। माइनॉरिटी के बाद मतलब मेजर, है ना। केस भी हो सकता है।
पोजीशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अटेन करने के बाद क्या पोजीशन है एक पार्टनर की फर्म में? तो ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी the person has to give public notice rights, liability, public notice for continuing as a partner in firm और नॉट। देखो, मेजॉरिटी गेन करने के बाद उसी पार्टनर को, वो जो माइनर था जो अब मेजर हो गया है, उसे पब्लिक नोटिस देना होगा। पब्लिक नोटिस का मतलब अखबार में, रेडियो में, टेलीविज़न पे, है ना, इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह, कि मैं अब इस पार्टनरशिप फर्म में एज पार्टनर कंटिन्यू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। जरूरी है एडवर्टाइज करना, पब्लिक नोटिस देना। हाँ, ताकि पता तो रहे सबको। अब मान लो कि वो अगर अपने पार्टनर्स को बता दे तो उतना तो काफ़ी है। जो शेयर करेंगे वो ट्रस्ट उनको पता होना चाहिए। जो उस पार्टनरशिप फर्म से जुड़ रहे हैं स्टेक होल्डर्स, उन स्टेक होल्डर्स को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये अब वो पार्टनर है या नहीं। कस्टमर्स को भी तो पता होना चाहिए कि ये इस फर्म में पार्टनर है या नहीं। पार्टनर की गुडविल नहीं, फर्म की होती है गुडविल तो, लेकिन वो एक्ट कर रहा है एज पार्टनर तो माना जाएगा कि ये पार्टनर है। लेकिन अब क्योंकि माइनर था तो सबको पता था कि माइनर है, तो कोई डील कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अब मेजर हो गया तो बताना, सबसे पहले तो यही है ना कि उसे बताना है कि मैं पार्टनर हूँ, अब कंटिन्यू हूँ या नहीं हूँ, ताकि लोग उसके साथ डील कर सकें उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, दिस नोटिस हैज़ टू बी गिवन इन द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड में ही ये नोटिस दे देना है। और टाइम पीरियड का मतलब कौन सा पीरियड है? टाइम पीरियड में क्या पीरियड रहेगा? तो व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी, जब उसने मेजॉरिटी अटेन की है तब ये बात बता देगा, है ना। जिस दिन उसने मेजॉरिटी अटेन करी तो वही टाइम माना जाएगा उसके लिए कि हाँ अब उसे नोटिस देने का टाइम आ गया है। या फिर व्हेन ही कम्स टू द नॉलेज ऑफ बेनिफिट। अगर वो नहीं बताता है और वो फर्म से बेनिफिट लेने लग गया तो माना जाएगा कि अब उसने अपना नोटिस यही नोटिस दिया है। उसने बताया नहीं कि मैं कंटिन्यू करूँगा या नहीं, और वो कंटिन्यू कर रहा है, बेनिफिट ले रहा है, तो माना जाएगा कि यही मतलब इसी तारीख को इसको पब्लिक नोटिस देना है। एक तो हो गया कि उसने जिस दिन मेजॉरिटी गेन कर ली है तो उस दिन बताए, या जिस दिन वो बिना उसको बताए, उसको ना, वो किसी को बता नहीं रहा, लेकिन हाँ उसके नॉलेज में ये बात आ गई है कि मैं फर्म से अब बेनिफिट ले रहा हूँ, फर्म में काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करना है,
मुझसे पूछा गया है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन मैंने बताया नहीं, तो जिस दिन मुझसे पूछा गया है वही दिन नोटिस का माना जाएगा। ठीक है, पार्टनर तो माइनर पार्टनर तो कंटिन्यूसली काम करता ही जा रहा अपना, लेकिन जिस दिन उससे पूछा गया था कि तुम काम करोगे, कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे, वही दिन नोटिस का मान लिया जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि जिस दिन उसको पूछा गया है, जिस दिन उसके दिमाग में बात डाली गई है, वो मेजॉरिटी वाला दिन भी हो सकता है, मेजॉरिटी वाले दिन से पहले भी हो सकता है, मेजॉरिटी वाले दिन के बाद भी हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको एक एग्जांपल से समझेंगे थोड़ी देर बाद, जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर तीसरी बात, विदिन 6 months from the later date of above two, इसके 6 महीने बाद, जो ऊपर डेट बताई है उसके 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन, इज टू बी गिवन। देखो जी, ये जो 2 डेट बताई गई है ना, ये और एक ये वाली, इन दोनों में जो भी होता है उसके अगले 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। ठीक है, पब्लिक नोटिस के लिए डेट कब से काउंट हो रही है? या तो मेजॉरिटी वाली डेट से या नॉलेज ऑफ बेनिफिट वाली डेट से। तो जो भी डेट से हो रही है उसके अगले 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस डाल दो। अगर नहीं दिया तो मान लेंगे वो 6 दिन बाद उसकी मेजॉरिटी उसने दे दी उससे। अगर पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो वो फिर ये है कि माना जाएगा कि वो पार्टनर है और सेम पार्टनर है, मेजर पार्टनर। अब ये भी होता है ना, पब्लिक नोटिस दे के मना कर रहे हैं कि भाई मैं हट रहा हूँ यहाँ से, और तुमने दिया ही नहीं पब्लिक नोटिस। तो वो काम कर रहा है, उन्हें नोटिस नहीं दिया, 6 महीने बाद भी ये हुआ नहीं। हाँ हाँ, तो अगर वो साइलेंट रह गया, नहीं बताता है, तो माना जाएगा कि वो पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो। अब मतलब नॉर्मल जैसा पार्टनर होता है वैसा पार्टनर माना जाएगा, भले वो पार्टनर की तरह एक्ट ना कर रहा हो, चुपचाप साइलेंट बैठा हुआ है। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर तो एक अलग बात हुई, वो बैठा ही हुआ है शांत अलग, उसने ना बोला कि मैं पार्टनर हूँ, ना ये भी नहीं बोला कि अब मैं पार्टनर नहीं रहूँगा, कुछ नहीं बोला, तो माना जाएगा कि वो पार्टनर है। तो उसके हर एक्ट को माना जाएगा कि फर्म का एक्ट है ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। इफ he rejects to become the partner, अगर वो पार्टनर बनने से रिजेक्ट मार देता है इन द फर्म, ए पब्लिक नोटिस हैज़ टू बी गिवन, तो पब्लिक नोटिस देना ही पड़ेगा। इन सच केस his liability continues till the date of giving public notice, तो देना पड़ेगा, वरना उसका साइलेंट कभी कभी हाँ हो जाता है, साइलेंट डिजर्व। giving public notice on his share in the property
of firm there will be no liability after giving public notice. After giving पब्लिक नोटिस। देखिए, अगर जो पार्टनर है वो फर्म में पार्टनर बनने से रिजेक्ट मार देता है, माइनर पार्टनर रिजेक्ट मार दे रहा है अगर, तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। और इस केस में, इन सच केस, लायबिलिटी कंटिन्यूज टिल द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, है ना, ऑन हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। और इस केस में वही जितना उसका प्रॉपर्टी का जितना उसका लायबिलिटी था उतनी ही लायबिलिटी तब तक चलेगी जब तक पब्लिक नोटिस नहीं जारी हो जाता। ठीक है। देयर विल बी नो लायबिलिटी आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस दे दिया, अब देखो पब्लिक नोटिस अगले ही दिन दे दे या 2-4 दिन बाद दे या 10 दिन बाद दे, महीने बाद दे, 2-4 महीने बाद दे या 6 महीने तक, 6 महीने का तो टेन्योर है ही, 6 महीने के अंदर कभी भी दे दे, तो जब तक देगा तब तक तो लायबिलिटी उसके प्रॉपर्टी पे बनी रहेगी, माइनर पार्टनर की प्रॉपर्टी पे लायबिलिटी बनी रहेगी। और जैसे ही पब्लिक नोटिस जारी हो गया उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पे भी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। डन। अगला, इन केस he does not want to become partner। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है तो his share in profits and property has to be given। अब अगर माइनर पार्टनर आगे अपना पार्टनरशिप नहीं रखना चाह रहा, पार्टनर नहीं बनना चाह रहा, तो उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है और जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है उसको थमा दी जाएगी, कहेंगे कि लो और लेकर अब निकलो यहाँ से। इन केस ठीक है। तो ये तो हो गया अगर वो रिजेक्ट मारता तो क्या होगा। अब अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो, अगर एक्सेप्ट कर देगा तब क्या होगा। इन केस ही इलेक्ट्स टू बिकम पार्टनर in the firm or remains silent। या तो वो इलेक्ट कर देता है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, या फिर वो साइलेंट रह जाता है, हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में, बोथ कंडीशंस are considered as his continuance। यही पूछ रहे थे ना, अरे यही तो पूछ रहे थे तुम लोग अभी। हाँ, कि अगर वो कुछ ना जवाब दे तब क्या मानेंगे। तो continuance he considered as his continuance in the firm। आपने बताया था कि हम
मान लेंगे कि वो चलाएगा, वो है भी हम्म। चलाएगा। as partner. In this case, liability starts from the date of admission in the firm. तो इस केस में लाइबिलिटी तभी स्टार्ट हो जाएगी जब उसका एडमिशन हुआ था फर्म में। यार माइनर हो गई वो, हम्म जब माइनर तब भी, हम्म लेकिन जब माइनर होता था तो लाइबिलिटी में वो नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब वो मेजॉरिटी में आ गया, अब वो इलेक्ट करता है कि हाँ मैं पार्टनर रहूँगा, इन दैट केस उसके जो डेट ऑफ एडमिशन से ही उसकी लाइबिलिटी मान ली जाएगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ रहता है कॉपी करने को? इसको एक एग्जांपल से देखा जाएगा। सपोज करते हैं एक माइनर था, है ना, 17.5 साल का था, तो मेजर रहेगा कि माइनर रहेगा? माइनर। माइनर है। और जब वो 18 का हो जाएगा तो मेजर। मेजर हो जाएगा, यानी मेजॉरिटी ले लेगा। समझे? और पार्टनरशिप में रहना है या नहीं रहना, उससे पूछा जा रहा है 18.5 की उम्र में। जब वो 18.5 का हो गया तब उसके पास आया नॉलेज ऑफ बेनिफिट। साढ़े 18 की एज पे उसे ठीक से सारी बातें पता चल रही हैं। समझे? अब बात ये है कि उसे नोटिस कब देना चाहिए? नोटिस कब देना चाहिए? तो पब्लिक नोटिस कब दे देना चाहिए? जब उसे नॉलेज हो गया कि बेनिफिट, जब 18 साल का हो गया तब दे। अभी से 6 महीने बाद तक, 18 से 6 महीने बाद। 18 से 6 महीने बाद तक। मेरा तो यही 18.5 हुआ था, 19 का रहा है ना। 18 के 18 से वो आया ना नॉलेज ऑफ बेनिफिट, उससे अगले 6 महीने हाँ, तो तक। यही 19 साल का हो जाएगा। मेरा तो इसी टाइम पे। मेजॉरिटी तो उसे मिल गई 18 पे, लेकिन नॉलेज ऑफ बेनिफिट उसे 18.5 पे मिल रहा है। तभी देना चाहिए। हैं? तो बात ये है कि जो चीज़ बाद में हो रही है, हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ये क्या हो गया? ठीक है, जो बाद में आए जो बाद में आ रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पब्लिक नोटिस की डेट मान लेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि 17 की एज में माइनर है, 17.5 की एज में उसे नॉलेज ऑफ बेनिफिट यहीं मिल गया। नॉलेज ऑफ बेनिफिट 17.5 की एज पे ही मिल गया। ऑब्वियसली 18 की एज पे मेजर बनेगा।
तो अब बात ये है कि अब नोटिस कब देगा। 18 की एज से अगले 6 महीने के बीच तक दे देगा। हम्म, तो इसमें क्या होगा, 18 के बाद हैं लेटर ऑन 6 months. अरे भाई इसे क्या हो रहा है। लेटर ऑन जो बाद में होगा उसके 6 मंथ्स बाद या 6 मंथ्स के अंदर माइनर को नोटिस देना होगा। ठीक है, क्या देना होगा कि वो जो है फर्म में पार्टनर रहना चाहता है, फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं। क्लियर। एक और केस देखते हैं। सत्रह की एज में ये एडमिट हुआ है, एडमिशन इसका 17 की एज में हुआ है। अच्छा, इसमें ये मेजर था या माइनर था? माइनर था। 17.5 की एज में उसे क्या मिल गया, नॉलेज ऑफ बेनिफिट। 18 की एज में मेजॉरिटी मिल गई, है ना। तो 18 की एज पे ही नोटिस भेजेगा ना। 18 की एज में इसने क्या करा, नोटिस भेज दिया। अब 3 ऑप्शन हो सकते हैं, नोटिस में मना कर दे, नोटिस में हाँ कर दे, या फिर नोटिस में कुछ भी ना करे, साइलेंट ही रह गया। साइलेंट तो यस होगा ना फिर। नोटिस में यस या नो कर रहा है, और या फिर एकदम साइलेंट ही रह गया, नोटिस ही नहीं दिया उसने। देन अगर वो मना कर देता है तो वो अब पार्टनर नहीं रहा, सीधी बात। नॉट बिकम पार्टनर। हाँ, इट मीन्स नो remains as a partner। पहली बात। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ पूछना है? नहीं, तो अब वो पार्टनर नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पब्लिक नोटिस तो अब तो देना ही पड़ेगा अगर वो मना कर रहा है तो, है ना। एंड दिस नोटिस इज गिवन बाय पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस। कोई दिक्कत तो नहीं आता अगर वो मना कर देता है तो। लेकिन अगर वो हाँ बोल देता है या वो कुछ भी नहीं बोलता है, ये दोनों केस तो एक ही है। इन दोनों केस में पार्टनर की अपनी जो लायबिलिटी मानी जाएगी वो कब से मानी जाएगी, एट द डेट ऑफ एडमिशन।
और एडमिशन कब रहा? सर जब डेट एडिशन का आया तो वो माइनर था। हम्म, ये है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव प्रोविजन ना। हाँ कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज एट इनिशियो। सर जब वो मेजॉरिटी तब तक जब तक वो माइनर है। मेजर नहीं होता ना। हाँ तो उसके मेजर बाद- हो जाने के बाद हाँ, और अगली लाइन बोल रही है कि नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। हम्म, तो लायबिलिटी का तो कैसे होगा तो? लेकिन वो तब ना जब वो मेजर हो गया है और वो उस चीज़ को एडमायर नहीं कर रहा है। अब ये तो कह रहा है ना कि मैं पार्टनर रहूँगा। तो रहूँगा लेकिन चलो मान लो रहा सर, लेकिन तो रेक्टिफिकेशन तो नहीं कर सकता ना लायबिलिटी का। रेक्टी अरे अगर ये मेजर हो गया, कहने का मतलब मेजर तो होना ही है उसे। मेजर हो जाने के बाद पुराने घाव पे मलहम नहीं लग पाएंगे, है ना। लेकिन मेजर हो जाने के बाद अगर ये कह रहा है कि पुराने घाव मेरे अपनी वजह से ही हैं, और वो खुद मान लेते हैं। हाँ, तो वही तो ये पार्टनर बनने को कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पुराने एक्ट के लिए जिम्मेदारी ले रहा है। अभी बोले कि मैं जो भी लायबिलिटी है मुझे। हाँ, तो तब से इसी केस में, क्योंकि ऐसा है ना कि ये जो एक तो एक तरह से गलत हो जाएगा ना ये कि पार्टनर पहले वो माइनर था तो अपनी मनमौजी चला रहा था, पूरी अपनी मनमर्जी कर रहा था, जैसे मर्जी वैसे कर रहा था, लॉस नहीं ले रहा था, केवल प्रॉफिट ही लिए जा रहा था, तमाम सारी बातें थी। आज मेजॉरिटी हो गई है, पब्लिक नोटिस से बाकायदा बोल रहा है कि मैं इसी फर्म में पार्टनर, पहले इसी फर्म को खूब लूटा, खूब चूसा, अब इसी में पार्टनर बन के और नए सिरे से चलाऊँगा। तो ये तो फिर तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। अगर अब तुम इसी पार्टनर में रहना चाह रहे हो तो पीछे अपने किए कारनामों की सज़ा भुगतो। अब कर्मा। इसलिए बोला कि एट द डेट ऑफ एडमिशन द पार्टनर विल बी लायबल। कोई प्रॉब्लम? पार्टनर जो है वो लायबल रहेगा, लायबल फ्रॉम द एडमिशन। सारी बातें क्लियर? कॉपी करना है, पीछे वाला भी कॉपी करना है। ये तो हो गया नहीं तब थोड़ा